हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक चैप्टर में अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट का स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टडी किए थे थ्योरेटिकली, ठीक है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसको हम लोग रेट लॉ भी बोलते हैं, और साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं ये मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। इसको छोटा सा यहाँ पर हम फिर से समझाते हैं कि मान लो कि ए प्लस बी रिएक्शन करके बनाता है प्रोडक्ट। यहाँ कैपिटल ए और कैपिटल बी रिएक्टेंट हो गया, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया? प्रोडक्ट। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर हम लिखते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन से रेट निकालते हैं तो k a टू दी पावर अल्फा b टू दी पावर बीटा। यहां अल्फा और बीटा क्या है? ये अल्फा ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू ए और बीटा ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए रिएक्टेंट का ऑर्डर अल्फा, बी रिएक्टेंट का ऑर्डर बीटा। ये अल्फा बीटा हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख करके नहीं लिख सकते, बल्कि अल्फा और बीटा जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। तो रेट इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर अल्फा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी टू दी पावर बीटा। इस प्रकार जो हम लिखते हैं एक्सप्रेशन, इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ कहते हैं। रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहां पर अल्फा और बीटा जो होगा, अल्फा और बीटा ये दोनों का सम जो है इस पूरे रिएक्शन का ऑर्डर कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा और बीटा, जिसे हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखकर नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि उसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। ये सब हम पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ जो k है, ये k क्या कहलाता है? रेट कांस्टेंट। उसको हम लोग रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलते हैं। तो पिछले वीडियो में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमने डिफाइन किया, रेट लॉ एक्सप्रेशन को डिफाइन किया, रेट कांस्टेंट को डिफाइन किया, अल्फा बीटा क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, प्रेडिक्शन क्या होता है। इन सब को कई एग्जांपल्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में हर चीज समझा, ठीक है। अब आइए हम अभी ये जो k है रेट कांस्टेंट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। उसी को मैंने यहाँ पर अभी बोर्ड पर लिख रखा। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है रेट कांस्टेंट k का। और यहाँ जो मैंने लिखा है ये कुछ इंफॉर्मेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसको हम अलग से नोट करेंगे, ठीक है। मेनली टॉपिक जो है यहाँ पर हमारा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ये अभी समझेंगे, हम अभी समझा देते हैं पूरा। फिर इसके बाद पढ़ेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी इसी k का हम लोग यूनिट निकालना सीखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो देखो, सबसे पहली बात, अगर किसी रिएक्शन का रेट अलग अलग है तो k का वैल्यू भी अलग अलग आएगा। जो रिएक्शन फास्टर होगा उसके k का वैल्यू बड़ा आएगा। बात को समझिए, ध्यान से सुनते चलिए, है ना। यानी ऐसे समझिए कि जिस रिएक्शन का k का वैल्यू बड़ा होगा वो रिएक्शन फास्टर होगा। लार्जर द वैल्यू ऑफ k, फास्टर विल बी द रिएक्शन। सिमिलरली स्मॉलर द वैल्यू ऑफ k इंडिकेट्स स्लोअर रिएक्शन। अगर k का वैल्यू छोटा है तो स्लो रिएक्शन समझना है, k का वैल्यू बड़ा है किसी रिएक्शन का, समझेंगे वो रिएक्शन फास्टर होगा। तो k का एक कैरेक्टरिस्टिक्स यही है जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट में लिखा है। लार्जर वैल्यू ऑफ k, फास्टर इज द रिएक्शन। सिमिलरली स्मॉलर द वैल्यू ऑफ k इंडिकेट्स स्लोअर रिएक्शन, ठीक है।
बात समझ में आ गई, पहली बात। दूसरी बात, डिफरेंट रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग आता है। कोई एक पार्टिकुलर रिएक्शन है, उसके रेट कांस्टेंट का वैल्यू कुछ होगा, दूसरे रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का वैल्यू कुछ और होगा, तीसरे रिएक्शन का कुछ और होगा। कहने का मतलब कि रिएक्शन के हिसाब से रेट कांस्टेंट बदलता है, हर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट अलग अलग वैल्यू होगा, ठीक है। यानी डिफरेंट रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट डिफरेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ हमारा वही लिखा हुआ है, डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझिए कि किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पर, किसी एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर किसी भी रिएक्शन का के का वैल्यू कांस्टेंट होगा। किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर हम उसी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बदल दें तो उसी रिएक्शन के लिए के का वैल्यू भी बदल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक पार्टिकुलर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट यानी के का वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सेम रिएक्शन के लिए अगर हम टेम्परेचर बदल देते हैं तो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तीसरी बात यहाँ पर लगभग वही लिखी हुई है, देखिए, एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट एंड इट चेंजेस विद टेम्परेचर फॉर द सेम रिएक्शन। एक फिक्स टेम्परेचर पर किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यानी के का वैल्यू कांस्टेंट होता है, लेकिन उसी रिएक्शन के लिए के का वैल्यू चेंज कर जाता है अगर हम टेम्परेचर बदलते हैं तो। क्लियर है, यानी के का वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन। सेम पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो उसका के का वैल्यू भी बदल जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि किसी एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए के का वैल्यू कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर से डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, लेकिन कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। यानी किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट आपने लिया है उसका कंसंट्रेशन आपने क्या लिया है उससे रेट कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी कंसंट्रेशन लेंगे रेट कांस्टेंट उस रिएक्शन का वही रहेगा जो पहले कंसंट्रेशन मैंने लिया होगा। यानी कोई पार्टिकुलर कंसंट्रेशन ले लीजिए किसी रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट निकाले, कुछ आ गया, ठीक है। रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क है, बात को समझे। कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगा, ठीक है, रिएक्शन का रेट चेंज कर जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। एकदम बात को समझ लिए ना, क्या बोले कि रेट कांस्टेंट जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पर केवल डिपेंड करता है, ठीक है। यानी एक रिएक्शन का कंसंट्रेशन कुछ लेंगे तो उसका रेट कांस्टेंट कुछ आएगा, कंसंट्रेशन बदल देंगे तो रेट कांस्टेंट वही आएगा सेम रिएक्शन के लिए। यानी रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। चौथी बात वही लिखी हुई है। और पांचवी बात यहाँ समझिए कि रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। रेट कांस्टेंट का यूनिट यानी रेट कांस्टेंट जो के है इसका यूनिट अलग अलग होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग यूनिट होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होगा, कोई फ्रैक्शनल ऑर्डर है तो उसके लिए अलग होगा। यानी कहने का मतलब कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होगा उसके ऑर्डर के हिसाब से उसका यूनिट होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था और इसके आगे भी पढ़ाएंगे। अगला टॉपिक हमारा वही आने वाला है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अलग अलग यूनिट होता है और यूनिट से हम समझ जाते हैं, आगे समझेंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में इस बात का चर्चा किया था कि कभी कभी कोई थ्योरी अगर नहीं समझ में आए तो रोकना नहीं है उसको, वहाँ पर पूरा देखिए अंत तक, ठीक है, तब समझ में आएगा। तो भी समझ में नहीं आए उस टॉपिक से रिलेटेड मैं जो भी वीडियो दूंगा टिल न्यूमेरिकल, जहाँ तक मैं उस पर बेस्ट क्वेश्चन बनाता हूँ वहाँ तक देखिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। 5 है। समटाइम्स मान लो बोर्ड के एग्जाम में पूछ देगा राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, इसमें से जो 2 मन हो, या सिंपली लिख देगा रेट कांस्टेंट के बारे में कुछ लिखिए या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, जो आपको याद रहेगा वो लिखेंगे, है ना। अब आइए इधर कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखा हुआ है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है,
बल्कि इस चैप्टर में ही कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, उस रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। यानी बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो सिंगल स्टेप होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसका फाइनल प्रोडक्ट बनते बनते कई सारे स्टेप्स हो चुके रहते हैं। मैकेनिज्म हम समझते हैं, मैकेनिज्म मतलब क्या, द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रिएक्शन। तो पहला स्टेप में ये बना, फिर सेकेंड स्टेप में ये बना, और फाइनली फाइनल स्टेप में ये जाके बन गया। तो फाइनल स्टेप में जो बनता है उसी को हम फाइनल प्रोडक्ट बोलते हैं। बीच में जो बनता है उसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं, जो कुछ समय के लिए बनता है फिर खत्म हो जाता है। बात तो समझ गए। तो अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप हो, उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई मल्टी उसमें कहीं आपके स्टेप्स नहीं है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई रिएक्शन कई स्टेप्स में जा करके फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, 2 स्टेप 3 स्टेप यानी एक से अधिक स्टेप अगर लगता है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो शुरू का 2 पॉइंट वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, when a sequence of elementary reaction gives us the product, जब कई सारे elementary reactions, कई सारे उसके स्टेप्स हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक रिएक्शन है जो कई स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, और प्रत्येक स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाता है मैकेनिज्म का। प्रत्येक स्टेप 1 एलिमेंट्री, स्टेप 2 एलिमेंट्री, स्टेप 3 एलिमेंट्री, ओवरऑल जो लिखते हैं हम लोग पूरा मिला करके वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है ना। When a sequence of elementary reaction gives us the product, the reactions are called complex reaction. Clear है? अब यहाँ पर समझिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हम लोग निकालते हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी निकलता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी निकलता है। यानी इसमें कोई सेपरेशन नहीं है कि एलिमेंट्री का निकलेगा तो कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन का भी ऑर्डर हम लोग निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी हम लोग ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, बात समझ गए? यहाँ पर वही लिखा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वैलिड बोथ फॉर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज ऑलवेज टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बोल सकते। ठीक है ना, बात समझ गए? तो जो यहाँ पावर आएगा इस एक्सप्रेशन में जो हम पावर लिखते हैं वो बैलेंस इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर तो है नहीं। ठीक है, अगर बैलेंस इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर रहता तो बैलेंस इक्वेशन देख के ही हम ऑर्डर बता देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटली हम लोग ऑर्डर फाइंड करते हैं। ठीक है, और ये अल्फा बीटा चेंज होते जाएगा तो के का यूनिट को बदलते चला जाएगा जो यहाँ लिखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग यहाँ पर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर रेट कांस्टेंट का यूनिट स्टडी करेंगे, जिसकी मदद से हमें सवाल बनाने में आसानी होगी। ठीक है, समझिए ध्यान से। रेट कांस्टेंट का यूनिट, सबसे पहले हम जानते हैं कि रेट का जो एक्सप्रेशन होता है वो के और ए टू दी पावर अल्फा और बी टू दी पावर बीटा। ठीक है, अब समझो ए क्या है? मोलर कंसंट्रेशन, यानी इसे हमेशा कहें के, ये हो गया आपका कंसंट्रेशन पर पावर अल्फा। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या? मोल पर लीटर। ये भी हो गया कंसंट्रेशन पर पावर बीटा। तो के हो गया कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर पर पावर अल्फा, मोल पर लीटर पर पावर बीटा। बेस सेम हो तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि मोल पर लीटर यानी कंसंट्रेशन पर पावर अल्फा प्लस बीटा, और के कंसंट्रेशन यानी मोल पर लीटर पर पावर अल्फा प्लस बीटा को हम एन बोलते हैं। एन क्या है यहाँ पर? वेयर एन इक्वल टू क्या है? अल्फा प्लस बीटा।
और दोनों का सम क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो भी यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म पर पावर होता है, इस पावर को जोड़ देते हैं तो उसे हम लोग पूरे रिएक्शन का ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अल्फा प्लस बीटा, देखो ये क्या है? मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग कंसंट्रेशन भी केवल बोल देते हैं, यानी इसका यूनिट हो गया मोल पर लीटर, इसका भी मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर पर पावर अल्फा, मोल पर लीटर पर पावर बीटा, यानी कंसंट्रेशन पर पावर अल्फा, कंसंट्रेशन पर पावर बीटा, यानी मोल पर लीटर पर पावर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, जिसको n से दर्शा दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ गया। अब यहां से अगर हम k निकालेंगे तो रेट बाय क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन पर पावर, कंसंट्रेशन पर पावर n, कंसंट्रेशन पर पावर n। ठीक है, अब आइए यहां पर इससे हमारा देखो यूनिट निकल जाएगा, यूनिट इससे हमारा निकल जाएगा। कैसे देखते चलो। रेट यहां कहने का मतलब क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी dx बाय dt, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल। ये तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। चेंज इन कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर, और टाइम इंटरवल का हो गया टाइम या सेकेंड, मिनट, जो लिखे टाइम। तो यूनिट क्या हो गया इसका? मोल पर लीटर पर टाइम। अब टाइम हमारा जो है, टाइम वो सेकेंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है इसका, डे हो सकता है, ईयर हो सकता है। क्लियर है? तो चलो इसका यूनिट हम लिख देते हैं। रेट का यूनिट क्या आ गया? मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है, मोल पर लीटर पर टाइम। अब बाय इसका यूनिट हो गया मोल पर लीटर पर पावर n। यहाँ देखो मोल पर लीटर पर पावर 1 लिख सकते हैं इसको, मोल पर लीटर पर पावर 1, और नीचे मोल पर लीटर पर पावर n। इसको हम क्या लिख सकते हैं आप बताइए? यहाँ मोल पर लीटर, यहाँ भी मोल पर लीटर, ऊपर नीचे यूनिट सेम है तो पावर तो घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। बस दिस इज द यूनिट। यही हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया यूनिट के लिए। यहाँ n क्या है? n क्या है बोलो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर? बात समझ में आ गई थी? चलिए अब यहां पर हो गया, चलो इसको हम मिटा देते हैं यहां से। ठीक है, यहां लिख देते हैं इस चीज को। यहां जो टाइम होगा, टाइम मतलब किस में ले सकते हैं? सेकेंड में या मिनट में या आवर में, कुछ भी हो सकता है हमारा टाइम। क्लियर है? अब समझो यहां पर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी के फॉर गैसियस रिएक्शन। गैसियस रिएक्शन मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, यानी इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर के टर्म में आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, प्रेशर के टर्म में। क्लियर है? प्रेशर के टर्म में रेट कांस्टेंट। यहां पर हम लोग रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाले हैं कंसंट्रेशन के टर्म में, और अभी निकालेंगे हम लोग प्रेशर के टर्म में। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि रेट इक्वल टू, जहां पर आप कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं वहां पर हम प्रेशर इस्तेमाल करेंगे। प्रेशर, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा कि प्रेशर ऑफ ए पर पावर अल्फा
प्रेशर ऑफ बी पर पावर बीटा। बात को समझे? प्रेशर का यूनिट आप एटीएम मान लो या प्रेशर लिख दो तो के, तो प्रेशर का यूनिट मान लेते कुछ है एटीएम पर पावर अल्फा, एटीएम पर पावर बीटा, ये हो गया के एटीएम पर पावर अल्फा प्लस बीटा, इसको कहते हैं के एटीएम पर पावर एन, यहाँ एन हो गया अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमारा क्या कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इधर का उसको घेर देते हैं, प्रेशर की उधर लिख रहे हैं। अब यहां से अगर हम के निकालेंगे, अगर यहां से हम के निकालते हैं तो रेट बाय एटीएम जाएगा, रेट बाय एटीएम पर पावर एन। अब रेट का यूनिट जो होगा, यूनिट ऑफ रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ रेट, रेट ऑफ रिएक्शन in terms of pressure, in terms of pressure तो क्या हो जाता है dP by dt, चेंज इन प्रेशर बाय dt, यानी ऊपर में हो गया आपका चेंज इन प्रेशर यानी एटीएम और नीचे हो गया टाइम। तो क्या हो गया यहाँ पर एटीएम पर टाइम, ये यूनिट है इस रेट का। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर एटीएम पर टाइम, तो एटीएम पर पावर कितना है 1 बाय एटीएम पर पावर एन, एटीएम पर पावर एन, तो इसे ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एटीएम पर पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। यहां तो ही है मोल पर लीटर पर पावर 1 माइनस एन, मोल पर लीटर किसका यूनिट है कंसंट्रेशन का, एटीएम किसका यूनिट माने प्रेशर का, कंसंट्रेशन पर पावर 1 माइनस एन, प्रेशर पर पावर 1 माइनस एन, यहाँ भी टाइम इनवर्स वहाँ भी टाइम इनवर्स। तो ये यूनिट हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला रेट कांस्टेंट का प्रेशर के टर्म में, प्रेशर के टर्म में। तो दो फॉर्मूला यहाँ आ गया, एक तो यहाँ के का यूनिट ये निकला, एक यहाँ यूनिट है कंसंट्रेशन के टर्म में और एक यहाँ यूनिट है प्रेशर के टर्म में। अब इसी दोनों पर हम जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nवां ऑर्डर, nth ऑर्डर, उसके लिए निकालते हैं यूनिट। देखो क्या हो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया खत्म। यहाँ पर आपका क्या खत्म हो गया रेट कांस्टेंट का यूनिट। इससे निकालेंगे अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग यूनिट आएगा, क्योंकि ये यूनिट जो है यहाँ टाइम इनवर्स है, यहाँ 1 है, n लगा हुआ, n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर चेंज होगा तो यूनिट बदल जाएगा। यही तो पीछे पढ़ाए थे कि रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। यहाँ n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं पीछे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तो हम बताते हैं कैसे इसका यूनिट निकालते हैं इसको। तो बच्चों आप समझिए यहाँ पर यूनिट ऑफ के क्या हो गया कंसंट्रेशन के टर्म में मोल पर लीटर पर पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, ये हो गया हमारा यूनिट। क्लियर है, कंसंट्रेशन के टर्म में ये यूनिट है ना। अब समझो, देखो यहां लिखेंगे ऑर्डर और यहां लिखेंगे उसका यूनिट ऑफ के। आप सही सही बैठाते चलिएगा। जीरो ऑर्डर यानी यहाँ पर n इक्वल टू हो गया 0, n के जगह पर क्या बैठाएंगे 0, ठीक है। तो बताओ यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर पावर 1 माइनस 0, यानी 1 माइनस 0 यानी 1, और हो गया टाइम इनवर्स, ये हो गया यूनिट हमारा। यानी हम लिख सकते हैं इसका मतलब जनरली हम टाइम जो है, टाइम अगर हम सेकेंड में ले लें तो क्या यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और यही यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन का। ये बहुत मजे की बात है कि यूनिट ऑफ
रेट ऑफ रिएक्शन ये भी होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये भी हमारा मोल पर लीटर पर सेकेंड ही है। ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमेशा मोल पर लीटर पर सेकेंड ही होगा। ये होगा हमेशा, ऑलवेज। रेट ऑफ रिएक्शन को ऑर्डर से नहीं लेना देना है। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इज dx by dt, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो उसका यूनिट हमेशा मोल पर लीटर पर टाइम होगा। लेकिन रेट कांस्टेंट यानी k का जो यूनिट है, k का यूनिट अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग आता है। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए निकाले ना अभी हम लोग, जीरो ऑर्डर के लिए कितना आया है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये एक इंसिडेंस है, या ऐसे समझिए याद रखने के लिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट यानी जब ऑर्डर जीरो होगा, जब ऑर्डर जीरो होगा तो रेट कांस्टेंट का यूनिट वही है जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है, मोल पर लीटर पर टाइम। यानी रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है वही यूनिट होता है रेट कांस्टेंट का जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए अब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यानी यहां पर n इक्वल टू हो गया 1। तो चलो यहां बैठा मोल पर लीटर पर पावर 1 माइनस n है, 1 माइनस n, n यहां 1 लिखे हैं, देखो 1 माइनस 1 यानी 0। टाइम इनवर्स 1 माइनस 1 0, किसी भी चीज पर पावर 0 यानी 1, यानी यहां क्या बचेगा? केवल टाइम इनवर्स यानी सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, इस तरह कुछ होगा। टाइम इनवर्स लिख दिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या है? टाइम इनवर्स। देखो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट में मोल पर लीटर का चर्चा भी नहीं हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो मैंने यूनिट लिखा रेट कांस्टेंट का, उसमें मोल पर लीटर नहीं आ रहा यूनिट में, क्योंकि मोल पर लीटर पर पावर 1 माइनस 1 यानी 0, मोल पर लीटर हो गया आपका 1, उसके लिए कोई यूनिट नहीं है। ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा। कोई मतलब नहीं है मोल पर लीटर का, देखो नहीं आया इसके यूनिट में। क्लियर है? इसी तरह निकालो सेकेंड ऑर्डर के लिए। सेकेंड ऑर्डर के लिए n हमारा क्या हो जाएगा? n2। तो बैठा तो हो जाएगा मोल पर लीटर पर पावर 1 माइनस 2 और टाइम इनवर्स तो मोल पर लीटर पर पावर 1 माइनस 2 यानी माइनस 1। तो मोल पर लीटर पर पावर माइनस 1 टाइम इनवर्स। ठीक है? अब बताओ यहां पर क्या हो जाएगा? तब मोल पर इनवर्स यानी मोल इनवर्स लीटर का पावर माइनस 1 लीटर लिख सकते हैं, लीटर मोल इनवर्स पर टाइम। देखो ध्यान से समझो, जीरो ऑर्डर में क्या है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर टाइम। यहां क्या है? लीटर पर मोल, मोल पर लीटर, लीटर पर मोल। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, जो रेट ऑफ रिएक्शन का भी यूनिट होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल पर लीटर नहीं आता यूनिट में, केवल पर टाइम। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए सोचो, जब यहाँ पावर बैठाएंगे मैथमेटिकली सोचने की कोशिश करो, यूनिट क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 हो गया पावर। तो जो यहाँ मोल में है वो इनवर्स में हो जाएगा, जो इनवर्स में है इनवर्स उसका हट जाएगा। तो क्या होगा? लीटर पर मोल पर टाइम। ठीक इसी तरह ये, ठीक है। फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या है ये बोलो? n इक्वल टू हो जाएगा 3। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर पावर 1 माइनस 3 और टाइम इनवर्स
अब यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, मोल पर लीटर पर पावर -2 टाइम इनवर्स, तो मोल पर पावर -2 यानी मोल इनवर्स स्क्वायर, लीटर पर पावर -1 -2 यानी लीटर स्क्वायर, हो जाएगा लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर पर टाइम, है ना, बहुत सिंपल। इसी तरह हम लिख सकते हैं फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, n ऑर्डर रिएक्शन यानी n इक्वल टू हो गया n, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, मोल पर लीटर पर पावर 1 - n टाइम इनवर्स, दैट्स इट। ये तो देखो यहाँ लिखा मोल पर लीटर पर पावर 1 - n टाइम इनवर्स, मोल पर लीटर पावर 1 - n टाइम इनवर्स, बस हो गया। अब समझिए यहाँ पर प्रेशर के टर्म में, देखो प्रेशर के टर्म में रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो देखो तो क्या होता है इसका, लिखे थे हम लोग के का यूनिट बोलो प्रेशर के टर्म में, यूनिट ऑफ के प्रेशर के टर्म में आपने क्या लिखा था, एटीएम पर पावर 1 - n टाइम इनवर्स। ये तो हमारा फॉर्मूला है जो पीछे मैंने पढ़ रखा है, इसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखो इसी को निकालते चले जाएंगे, देखते चलिए। यहां लिख देते हैं ऑर्डर, यहां लिखते हैं उसका यूनिट ऑफ के प्रेशर के टर्म में, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 0। यहां बैठाएंगे एटीएम पर पावर 1 - 0, एटीएम पर पावर 1 - 0 टाइम इनवर्स क्या हो गया, एटीएम 1 - 0 यानी 1, एटीएम पर पावर 1 को केवल एटीएम लिखेंगे, तो एटीएम टाइम इनवर्स। यही यूनिट होता है रेट ऑफ रिएक्शन का से प्रेशर के टर्म में। जैसे यहां लिखे ना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट आता है हमारे रेट कांस्टेंट का, वही यूनिट होता है रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन के टर्म में। तो प्रेशर के टर्म में भी हम सेम बात बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, प्रेशर यानी एटीएम पर टाइम। जैसे कंसंट्रेशन के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर टाइम, उसी तरह होता है प्रेशर के टर्म में एटीएम पर टाइम। एटीएम के जगह पर हम पास्कल, बार कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो एटीएम पर टाइम ये यूनिट है हमारा रेट कांस्टेंट का, जीरो ऑर्डर के लिए भी यही यूनिट होगा रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालो, जब n हमारा 1 होगा, सोचो क्या लिखिएगा, एटीएम पर पावर 1 - 1, क्योंकि n के जगह पर ये बैठाना है। n हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n क्या है, ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n के जगह पर 1 बैठाएंगे, 1 - 1 0, एटीएम पर पावर 0 यानी 1, और टाइम इनवर्स यहां क्या बच गया केवल आपका टाइम इनवर्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन के टर्म में भी हमारा यूनिट टाइम इनवर्स ही है, प्रेशर के टर्म में भी टाइम इनवर्स ही होगा। सेकेंड ऑर्डर के लिए देखो, सेकेंड ऑर्डर के लिए सोचो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2 होगा। तो क्या बैठाएंगे बोलो, एटीएम पर पावर 1 - 2 टाइम इनवर्स, एटीएम पर पावर 1 - 2 यानी एटीएम पर पावर -1 यानी हो गया एटीएम इनवर्स टाइम इनवर्स। फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए सोचेंगे तब n इक्वल टू 3, तो एटीएम पर पावर 1 - 3 टाइम इनवर्स, एटीएम पर पावर 1 - 3 टाइम इनवर्स, देख रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, एटीएम पर पावर -2 टाइम इनवर्स, एटीएम पर पावर -2 टाइम इनवर्स। और जो ये जो यूनिट लिखे हुए हैं
ये है फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन Atm पर पावर 1 माइनस n, सेकेंड ऑर्डर के लिए 1 माइनस 2, थर्ड ऑर्डर के लिए 1 माइनस 3, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 माइनस 1, nth ऑर्डर के लिए 1 माइनस n। ये जो फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला है nth ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, समझो। जीरो ऑर्डर में Atm पर पावर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर में Atm पर पावर 0 है, सेकेंड ऑर्डर में Atm पर पावर -1 है। देखो एकदम एक लाइन से याद रखना है, बहुत आसान है। देखो जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। यूनिट क्या है? Atm पर टाइम। Atm है और टाइम, ध्यान से समझे चलो, ठीक है। टाइम इनवर्स तो सब में लगना है, टाइम इनवर्स क्या कोई सा ऑर्डर रिएक्शन हो। अब जीरो ऑर्डर के लिए Atm पर पावर 1 टाइम इनवर्स, Atm पर पावर 1 टाइम इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए Atm पर पावर 0 टाइम इनवर्स, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर के लिए Atm पर पावर -1, जीरो के लिए +1 पावर Atm पर, फर्स्ट के लिए पावर 1 1 1 घटाते जाएंगे। जीरो ऑर्डर के लिए 1 पावर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0 पावर, सेकेंड ऑर्डर के लिए -1 पावर, थर्ड ऑर्डर के लिए -2 पावर, फोर्थ ऑर्डर के लिए -3 पावर Atm पर, फिफ्थ ऑर्डर के लिए Atm पर -4 पावर और टाइम इनवर्स सब में जोड़ देना। अंडरस्टूड है? टाइम इनवर्स सब में बोलना है। कंसंट्रेशन के टर्म में भी यही बात सोचना है। मोल पर लीटर, ये तो यूनिट हमारा कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन पर टाइम जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन नहीं, केवल पर टाइम। सेकेंड ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन पावर -1 पर टाइम। थर्ड ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन पर पावर -2 पर टाइम। फोर्थ ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन पर पावर -3 पर टाइम। यानी जितना ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है, उसमें हमको क्या करना है? घटाते रहना है। जैसे जीरो ऑर्डर तो 1 पावर, ठीक है, 1 से स्टार्ट करना है पावर में। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0, सेकेंड ऑर्डर के लिए -1, थर्ड ऑर्डर के लिए -2, फोर्थ ऑर्डर के लिए -3, ठीक है, nth ऑर्डर के लिए 1 n। ये कंसंट्रेशन पर का पावर हो गया, यही Atm पर का पावर है। पर टाइम हमको सब में लगा देना, ठीक है, क्लियर है? ये हो गया हमारा यूनिट, यहाँ पर खत्म हो गया। अगर कहीं पर रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखा रहेगा पर टाइम, कि कोई रिएक्शन है जिसके रेट कांस्टेंट का यूनिट इतना पर टाइम है या इतना पर सेकेंड है, तो सीधी से हम समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। कहीं पर अगर लिख देगा कि कोई रिएक्शन है जिसके रेट कांस्टेंट का यूनिट लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर पर टाइम है, कुछ है यूनिट x मान लो, कुछ वैल्यू, यूनिट लिख दिया लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर पर टाइम, है ना। देखो लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर, तो स्क्वायर देख करके आप सेकेंड ऑर्डर नहीं बोल दीजिएगा, ऑर्डर में एक ज्यादा बोलना है, थर्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं? ये अपना कॉमन सेंस लगाना है, याद करने का खुद से अपना तरीका डेवलप कर लेना आप लोग को कि किस प्रकार से हम यूनिट को याद कर सकते हैं। एक सेंस, कॉमन सेंस लगा के इसको याद करने की आप कोशिश करिएगा। इससे फायदा क्या होगा कि कहीं पर भी किसी रिएक्शन में आगे जो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना सीखेंगे एक्सपेरिमेंटली, तो उसमें क्या होता है कि यूनिट दे देता है रेट कांस्टेंट का समटाइम्स, और वो क्वेश्चन सेकेंडों में बन जाता है। यूनिट देख के ही हम समझ जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होगा। लिख देगा Atm पर सेकेंड, बोलो कौन सा ऑर्डर है? जीरो ऑर्डर। लिखेंगे पर सेकेंड तो फर्स्ट ऑर्डर। लिखेगा Atm इनवर्स पर सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर। Atm इनवर्स स्क्वायर पर सेकेंड, थर्ड ऑर्डर। समझ गए? इस तरह मोल पर लीटर पर सेकेंड, जीरो ऑर्डर। लिख देगा लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर पर सेकेंड, थर्ड ऑर्डर। लीटर मोल इनवर्स पर टाइम, है ना, क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर। केवल पर टाइम फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और ये एकदम याद रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है, चाहे कंसंट्रेशन के टर्म में हो या प्रेशर के टर्म में, सेम यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का होता है। या इसको उल्टा बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो फिक्स है हमेशा, मोल पर लीटर पर टाइम या Atm पर टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है ना, सेम यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी होता है K का, ठीक है। चलो इतना आपको नोट कर लो।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो चीज पढ़े, रेट लॉ यानी रेट कांस्टेंट के और रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों में डिफरेंस समझते हैं क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन में और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस। थ्योरेटिकल पार्ट है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ दे डिफरेंस, राइट डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, मे बी 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो उसको भी हम लोग अभी थ्योरेटिकली लिखेंगे, वो केवल बोर्ड के लिए है, कहानी टाइप पूछ सकता है तो हम लिख देंगे, समझा देंगे, आप उसे नोट कर लीजिएगा। लेकिन ये सब जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं आपको जो वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सटीक होने वाला है। बोर्ड की तैयारी आप कर रहे हैं केवल, तो बोर्ड में भी सब यूनिट आपको काम देगा। अब ये नहीं सोचना है कि बोर्ड के लिए नहीं जानना था, जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो हर जगह काम होगा। इसी थ्योरी, इसी कॉन्सेप्ट से आप बोर्ड का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मेंस, मेडिकल, एडवांस, सब का क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस वो आप पर निर्भर करता है कि किसी भी थ्योरी को आप किस प्रकार से सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है, बात को समझिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो ये बोलते हैं कि सर समझ में तो आ जाता है, सब कुछ क्लियर है, थ्योरी सब समझ में आ जाता है, लेकिन सवाल नहीं बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसमें फर्क है सवाल बनाने में और समझने में। ठीक है, यानी अगर हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो समझिए ये आपका नॉलेज है, नॉलेज है ये आपका, ठीक है, लेकिन थ्योरी को आपको फील करना होगा, जो एक्सपीरियंस होगा फीलिंग के बाद उससे आपका सवाल बनेगा, नॉलेज से सवाल नहीं बनेगा। नॉलेज गेन करने के बाद एक्सपीरियंस जो होता है उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, दोनों में डिफरेंस है। आपने इस बात को समझा होगा कि बहुत सारे बच्चे 10th पास कर चुके हैं, 10th का उनके पास डिग्री है, ठीक है, लेकिन वो किसी भी क्वेश्चन को नहीं बना पाते। वजह क्या है? उन्होंने रट करके पास कर लिया किसी भी तरह से, लेकिन जब कॉन्सेप्ट की बात आती है तो सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट को, थ्योरी को आप फील करिए, उसको एक्सपीरियंस करिए। एक्सपीरियंस कैसे होता है मालूम है? जब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिएगा, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके ही एक्सपीरियंस होगा, तो ही आप किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाइएगा। ठीक है, बात समझ गए? नॉलेज और एक्सपीरियंस में फर्क है। नॉलेज है कि जो हम पढ़ते हैं हमको नॉलेज हो गया, ठीक है, लेकिन सवाल नहीं बनता है, वो एक्सपीरियंस का चीज़ है। तो जब तक आप नॉलेज गेन करने के बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलो नोट करो, हम इसका डिफरेंस समझाते हैं आपको। बच्चों तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या स्टडी करेंगे? डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। बात को समझे। रेट ऑफ रिएक्शन यानी dx/dt यानी चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल, ये हमारा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट एक्चुअली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जब हम लोग रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रेट इक्वल टू k a टू दी पावर अल्फा b टू दी पावर बीटा। अल्फा बीटा a और b का ऑर्डर है, अल्फा प्लस बीटा पूरे रिएक्शन का ऑर्डर हो गया। तो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो k आता है कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो हमारा रेट कांस्टेंट कहलाता है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल। तो एक डिफरेंस तो हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा डिफरेंस समझो कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमेशा मोल पर लीटर पर टाइम होता है, जबकि रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। पहले हम लोग यूनिट पढ़े हैं, अलग अलग ऑर्डर के लिए के का यूनिट अलग अलग आ रहा था, ठीक है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमेशा मोल पर लीटर पर टाइम या एटीएम पर टाइम होगा, जबकि रेट कांस्टेंट का यूनिट कंसंट्रेशन के टर्म में अलग अलग है, प्रेशर के टर्म में भी अलग अलग था। क्लियर है? बात समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है। और तीसरी बात कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा है रिएक्टेंट का तो वहाँ रेट फास्ट होगा, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन उसी रिएक्टेंट का कम है तो उसका रेट स्लो होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन रेट कांस्टेंट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। कोई रिएक्शन है, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन हम 10 मोल पर लीटर लिए हैं कि 50 मोल पर लीटर लिए हैं, उससे के का वैल्यू नहीं बदलेगा उस रिएक्शन के लिए, लेकिन
रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर बदल सकता है। इसका मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। ये तो ऑलरेडी मैंने आपको पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट में पढ़ा रखा है, ठीक है। इसी वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। वहां पर ये मैंने क्या बताया था कि कोई भी पार्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स्ड होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन बदलेंगे उस रिएक्टेंट का, उससे के नहीं बदलेगा, लेकिन कंसंट्रेशन बदलेंगे तो ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाएगा, ठीक है। बात को समझे। इस पूरे का समरी करके हमने यही आपका डिफरेंस लिखा हुआ है। 3 डिफ यहाँ है, 3 पॉइंट यहाँ पर है। देखो, इट इज द स्पीड, ये एक्चुअली क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ये तो हमारा रिएक्शन का स्पीड है कि इतने समय में कितना कंसंट्रेशन बदला, स्पीड कहलाता है। जबकि यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन का स्पीड है। जबकि रेट कांस्टेंट क्या है, रेट एक्सप्रेशन में जो हम लोग कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो। बात को समझ गए। तो इट इज द स्पीड विद व्हिच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एक स्पीड है जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, ठीक है। इट इज मेजर्ड एज द रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि पर यूनिट टाइम में चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हुआ, यानी GR/dt, क्योंकि रिएक्टेंट का माइनस लगा थी, माइनस GR/dt। इधर पर रेट कांस्टेंट क्या है, इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, रेट इक्वल टू K A टू दी पावर अल्फा B टू दी पावर बीटा। इसी को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में जो K है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसी को रेट कांस्टेंट बोलते हैं। वही तो लिखा हुआ है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है K, उसी को हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, तो रेट इक्वल टू K A टू दी पावर अल्फा B टू दी पावर बीटा। यहाँ A और B जो है मोलर कंसंट्रेशन, अगर वो हम 1 मोल पर लीटर ले लेते हैं तो वैसी स्थिति में रेट ऑफ रिएक्शन ही हमारा रेट कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 1 हो जाएगा यूनिटी कंसंट्रेशन, वहां पर रेट और K बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ। दूसरा पॉइंट पर, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन बदलेगा, किसी भी मान लो कि A है उससे B बना, A का कंसंट्रेशन बदलते जाइए, ठीक है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन A का कंसंट्रेशन बदलेंगे और उसका अगर हम कहेंगे रेट कांस्टेंट, वो नहीं बदलेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन बदलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करेगा। जबकि यहाँ क्या लिखे हैं कि रेट कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। हम इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोल ले या 20 मोल ले, उससे रेट कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ेगा। इसका यूनिट क्या होता है, हमें लिखे हैं इट्स यूनिट आर ऑलवेज मोल पर लीटर पर टाइम या ATM पर टाइम, जबकि इसका यूनिट जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब समझो कि रेट कांस्टेंट जो है K किस पर डिपेंड करता है। रिएक्टेंट अगर बदल, मान लो कोई एक रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन, पहला रिएक्शन में रिएक्टेंट A है जिससे B बना, दूसरे रिएक्शन में रिएक्टेंट X है जिससे Y बना, तो रिएक्टेंट चेंज कर गया, तो इस दोनों रिएक्शन के लिए K का वैल्यू अलग अलग आएगा, यानी रिएक्टेंट का नेचर बदल जाएगा, नेचर, ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं। बात समझ रहे हैं ना, रिएक्टेंट का अगर नेचर चेंज कर जाए तो K का वैल्यू बदल जाता है, यानी अलग अलग रिएक्शन के लिए K का वैल्यू अलग अलग आएगा। लेकिन एक ही रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट वही है, लेकिन कंसंट्रेशन अगर हम बदलते चले जाते हैं तो K नहीं बदलता है ना। लेकिन रिएक्टेंट को अगर बदलते चले जाए तो K बदल जाएगा। इसका मतलब K का वैल्यू रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी बात, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये तो पीछे पढ़ा चुके हैं, रेट ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़े इसी वीडियो में। और तीसरी बात, कैटलिस्ट पर भी डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पर कि कोई रिएक्शन है, अगर उसमें हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं और नहीं करते हैं तो K का वैल्यू चेंज कर सकता है। यानी K का वैल्यू 3 बात पर डिपेंड किया, एक रिएक्टेंट के नेचर पर, दूसरा
टेम्परेचर पर, तीसरा कैटलिस्ट पर। यही बात यहाँ मैंने लिख दिया है कि द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कॉमा टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। इसमें कंसंट्रेशन का चर्चा मैंने किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए के का वैल्यू फिक्स होता है। कंसंट्रेशन बदल देंगे तो के नहीं बदलेगा, लेकिन रिएक्टेंट ही चेंज कर देंगे तो के बदल जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई आपको? इस प्रकार से आप यहाँ पर इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट पढ़े। ठीक है? इस प्रकार से आपका यहाँ पर कुछ मेजर टॉपिक और फिनिश्ड हो गया। 2 मेजर टॉपिक आपका फिनिश्ड हो गया। पीछे रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग पढ़े थे, जिस पर डीपीपी आपको दिया गया है। अभी हम लोग पढ़े पिछले वीडियो में और इस वीडियो में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ये दूसरा मेजर टॉपिक आपका फिनिश्ड हो गया है। अब इस पर बेस्ड हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे। जो पिछले और इस वीडियो में हमने सीखा, इस पर सवाल किस तरह से पूछता है न्यूमेरिकल, वो सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल। उस न्यूमेरिकल वीडियो के बाद आपको एक डीपीपी दिया जाएगा 18 से 20 क्वेश्चन का, जो इस वीडियो और इसके पिछले वाले वीडियो पर डिपेंडेंट होगा। जिसको आप होमवर्क समझिएगा, उसे रूम पर बैठ के बनाइएगा। ठीक है? तीसरी बात कि जो पिछला डीपीपी 1 और 2 मिला है, अब जो 3 मिलेगा, ठीक है, तो आप डीपीपी 1 और 2 में जो भी डाउट है, अगर आपने बनाया है, डीपीपी आपको मिला है, तो इमीडिएट उस डाउट को भेजिए ताकि उसका वीडियो बनाकर हम आपको दे सकें। चौथी बात सुनो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका फिनिश्ड है। ठीक है? बहुत सारे बच्चे उसका हमें डाउट जितना भी था अब तक भेज चुका है। अब हम क्या करेंगे कि वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो मैंने टोटल डाउट कलेक्ट किया है अभी तक, जो मेरे पास आया है, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डीपीपी का डाउट का, एनसीईआरटी के डाउट का। ठीक है? समझिए। तो मैंने बहुत पहले वाले वीडियो में आपको ये बात कहा था कि आपको अगर कहीं डाउट है आप हमें भेजते चले जाइए। हम सारे डॉट्स को एक साथ कलेक्ट करेंगे और फाइनली एक वीडियो में सारे डॉट्स को बनाकर आपको भेज देंगे। होता क्या है कि कुछ बच्चे कभी भेजते हैं डाउट, कुछ बच्चे कभी डाउट भेजते हैं। तो पर डे डाउट भेजिएगा तो हम पर डे तो उसको सोल्यूशन देकर नहीं भेज सकते हैं, संभव ही नहीं है, बहुत सारे टाइम लग जाएंगे उसमें। अच्छा क्या है कि आप अपने हिसाब से हमें डाउट भेज दीजिए, हम अपने हिसाब से उसे सॉल्व करके आपको फाइनली वीडियो दे देंगे, जिसमें आप वीडियो को जब भी फ्री रहिएगा देख लीजिएगा। आपका जो डाउट होगा, क्योंकि डाउट जो हम बताएंगे उसमें होगा क्या, अलग अलग बच्चे अपने अपने हिसाब से डाउट पूछे होंगे, लेकिन हम एक ही वीडियो में सारे डॉट्स बनाए रहेंगे। उससे क्या होगा, जिनको जो डॉट अपना रहे वीडियो को आगे भगा भगा के अपने हिसाब से उसको आप देख सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत इतनी बात में नहीं होनी चाहिए। तो डीपीपी 3 आपको मिलेगा, उससे पहले डीपीपी 1 और 2 कंप्लीट होना चाहिए। जो डॉट्स है उसको क्लियर करके उसका वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आप हमें डॉट्स भेज दीजिए कि उनको नहीं क्वेश्चन बना है सो। ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डॉट का वीडियो मिलेगा, उसके बाद फिर हम केमिकल काइनेटिक और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों? तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।